देखो आज हमारे पास क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो आपको इन तीन टॉपिक्स पे टिप्पणियां लिखनी है। एक है संक्रमण तत्व, दूसरा है उपसह संयोजन संख्या और तीसरा कारण पूछा गया है क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से कम क्यों है। तो पहले हम बात करने वाले हैं संक्रमण तत्वों के बारे में। तो देखिए आइए बात करते हैं संक्रमण तत्व क्या होता है। संक्रमण तत्व, संक्रमण देखो बेटा, संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है। तो जनरली साधारणतः हम डी ब्लॉक के तत्वों को, कौन से तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, अगर कोई आपसे पूछे संक्रमण तत्व क्या होते हैं तो सिंपली आप बोलोगे डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं, संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है क्यों संक्रमण तत्व कहा जाता है, उसका आंसर अभी मिलेगा आपको। देखो बेटा, संक्रमण तत्व ऐसे तत्वों को कहा जाता है, संक्रमण तत्व ऐसे तत्वों को कहा जाता है जिनके डी उपकोष में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन जिसमें मिलेंगे उनको बोला जाता है संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। तो बड़ा सिंपल है, देखो आप अच्छी तरह जानते हो हमारी आवर्त सारणी में तत्वों के 4 ब्लॉक हैं। तत्वों के कितने ब्लॉक हैं, 4, S, P, D और F। क्यों है, क्योंकि आप जानते हो किसी भी परमाणु के अंदर 4 प्रकार के उपकोष पाए जाते हैं। 4 प्रकार के उपकोष S, P, D एंड F। तो आपको पता है ऐसा तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है उसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक का तत्व। तो ये ब्लॉक्स किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखा जाता है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है उसे उसी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। बात समझे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आप अच्छे से जानते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ऑफ बाउ रूल से करना होता है। ऑफ बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा उसे उसी ब्लॉक का तत्व बोला जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो मैं एक बार जल्दी से शॉर्ट में ऑफ बाउ नियम बता देता हूं आपको। तो जल्दी बोलो, ऑफ बाउ नियम क्या कहता है बेटा। ऑफ बाउ नियम क्या कहता है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपकोष में होता है, आप उपकोष के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। आधुनिक परमाणु मॉडल क्या कहता है, जैसे शुरू में जब इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया तो क्या बताया गया बेटा, जो आपके टॉमसन थे उन्होंने बताया परमाणु गोलाकार होता है और परमाणु में क्या होता है, धन आवेश यानी प्रोटॉन हर जगह समान रूप से फैले हुए होते हैं और उसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धंसे होते हैं। तरबूज मॉडल जिसमें बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धंसा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे तरबूज में बीज धंसा होता है उसी प्रकार से परमाणु में धन आवेश में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। टॉमसन मॉडल जो फेल हो गया, रदरफोर्ड है, उन्होंने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में एक मजबूत नाभिक होता है, उसमें प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये भी फेल हो गया क्योंकि मैक्सवेल के सिद्धांत की व्याख्या रदरफोर्ड का मॉडल नहीं कर पाया और ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। फिर आई बोर, बोर ने बताया कि परमाणु के नाभिक के बाहर बहुत सारी कक्षाएं हैं लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते। इलेक्ट्रॉन केवल उनमें चक्कर लगाते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो बोर मॉडल बड़ा फेमस हुआ और जो है क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर दिया गया था। लेकिन बाद में जब डे ब्रॉगली आए तो डे ब्रॉगली ने क्या बताया इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर प्रदर्शित करता है, द्वैती प्रकृति। इलेक्ट्रॉन में कण के साथ साथ तरंग के गुण मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को आधार मान करके आधुनिक परमाणु मॉडल दिया गया जिसमें यह बताया गया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, परमाणु के बाहर कोश है, कोश में उपकोष, उपकोष में ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आधुनिक परमाणु मॉडल कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपकोषों के ऑर्बिटलों में पाए जाते हैं और उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। और ये आप जानते हो S वाले उपकोष में बेटा एक ऑर्बिटल होता है, P वाले में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, D वाले में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होते हैं, D वाले में 5 ऑर्बिटल और F वाले में 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो S में एक ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे,
पी वाले में 3 ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, डी वाले में 5 ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे, एफ वाले में 7 ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन 14 आएंगे। बात समझ गई? तो ये उपकोष की कहानी है। 4 प्रकार के उपकोष परमाणु में पाए जाते हैं और एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनके चक्रण की दिशा विपरीत होती है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो? एक इलेक्ट्रॉन का आधा तीर ऊपर और दूसरा का आधा तीर नीचे, और हुंड रूल फॉलो करते हैं, जानते हो आप। हर ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक डबल नहीं किया जाता, हुंड का नियम है ना। तो जब तक परमाणु ऑर्बिटलों में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता तब तक इलेक्ट्रॉनों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। अब देखो डी ब्लॉक के तत्व आप किन्हें बोलोगे? जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? डी उपकोष में जाएगा, उनको डी ब्लॉक के तत्व बोलोगे। और आप जानते हो परमाणु के अंदर जो उपकोष होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। तो उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो हमें कहता है आफबाउ नियम। आफबाउ नियम को मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। तरीका पता है आपको आफबाउ नियम बनाने का? आप क्या करते हो, 1s से लेकर 7s तक ऐसे लिख लेते हो लाइन से। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। p वाला कहां से लिखोगे? 2s के सामने से यहाँ 2p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। d वाले कहां से लिखते हो बेटा? p के सामने के से 3d, 4d, 5d, 6d, 7d तो होता नहीं। f वाले कहां से? 4 के सामने से 4f एंड 5f। इतने तरह के उपकोष परमाणुओं में अभी तक जो है हमें मिले हैं, खोजे गए हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? तो आपबाउ नियम कहता है जिस उपकोष की एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरता है। और ये एनर्जी निकालने का एक रूल आपने 11th में पढ़ रखा है, n+l रूल, n+l। यहाँ हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये नियम कैसे हमें बताएगा कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे किसमें बाद में जाएंगे? तो आप इसको, मैंने बताया था, इसको आप तिरछा तिरछा ऐसे काट लेंगे। पहले इसको ऐसे तिरछा काट लेंगे ना, ऐसे तिरछा तिरछा आप इसको काटोगे। ठीक, ये मैंने तिरछा काट दिया। और काटते समय ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले कट पे एक उपकोष आना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 3 क्या आएगा? 1, फिर एक उपकोष, फिर 2 उपकोष, फिर उसके बाद 2 के बाद 3, उसके बाद फिर 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। 1 1 2 3 3 4 3, इस तरह से उपकोष आएंगे आपके जब कट करोगे आप। पहले कट पे एक उपकोष, फिर एक उपकोष, फिर 2 उपकोष, फिर उसके बाद फिर 2 है ना, फिर 2 है, 3 कर दिया हमने। 1 1 2 2 और उसके बाद 3, फिर 3 4 3, 2 बार 3 है, 3 3 4 3, ये आएगा। देखो 1 1 2 2 3, फिर 3, फिर 4 और फिर 3। ठीक है, अब आप करोगे क्या? अब इसमें अब यहां से इलेक्ट्रॉन आना शुरू करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, 1s में भरेगा। और उसके बाद आपको क्या करना रहता है, बताया था मैंने आपको कि आपको ये लाइन आगे लाके नहीं मिलानी, बीच से एक बार गुजरोगे और यहाँ पीछे ला करके मिला दोगे। ऐसे बीच से गुजरोगे, पीछे लाके मिला दोगे, फिर बीच से गुजरोगे, पीछे लाके मिला दोगे, फिर बीच से गुजरोगे, पीछे लाके मिला दोगे, और फिर बीच से गुजरोगे, यहाँ लाके मिला दोगे, और फिर बीच से गुजरोगे, यहाँ लाके मिला दोगे, और फिर एक बार बीच से गुजरोगे, यहाँ पीछे लाके मिला दोगे। ठीक, 1s के बाद 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड 7p। ये ऑर्डर तुम्हें मिल चुका है। तो इस ऑर्डर में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये ऑर्डर है उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, बाद में किस में जाएगा। तो बताओ इस ऑर्डर को अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? 1s में। 1s के बाद बताओ देखें 2s, 2s के बाद 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, उसके बाद 3p के बाद 4s, फिर 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 5s के बाद देख लो ना 4d, 5p, 6s और 6s के बाद 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p और 6p के बाद 7s, फिर 5f, फिर 6d और फिर 7p। ये ऑर्डर है और इसमें इसी ऑर्डर के अनुसार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं।
और आप अच्छी तरह जानते हो s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, p में 6 से ज्यादा नहीं, d में 10 से ज्यादा नहीं और f में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। तो आप रूल आपको क्लियर हो चुका है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसी रूल से करते हो और बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप तत्व का कोई भी गुण नहीं बता सकते। बात समझे? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मान लीजिए मैंने तुमको एक तत्व दिया Na11 सोडियम 11 और मैंने आपसे पूछा इसका ब्लॉक बता दो, किस ब्लॉक का तत्व है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो आराम से। बताओ पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? 1s में, तो 1s s में कितने की जगह? 2 की जगह। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s में, तो 2s 2 में s में फिर 2 की जगह, तो 1s2 2s2। p में कितने की जगह? 6 की जगह, तो 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? 2 2 4 6 10 और एक इलेक्ट्रॉन और बचा 11 है सोडियम के पास। अब 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 3s में, तो s में 2 की जगह है लेकिन इलेक्ट्रॉन बचा 1, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है 1s2 2s2 2p6 3s1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 11। अब बताओ सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? s1, s में गया, s में, तो सोडियम को बोलोगे s ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा तत्व है? s ब्लॉक का तत्व है। इसी तरह से d ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनको कहा जाएगा जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? d में जाएगा। जैसे ये देखो sc21 मैंने ले लिया, sp21, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 18 हो गए यहां तक गिनो बेटा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो 3p के बाद कहां जाएगा? 4s में, s में 2 आएंगे 20 हो गए और 4s के बाद एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। अब बताओ स्कैंडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन d में गया कि नहीं गया? 3d1 d में गया, d में, ये d ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? ये सिंपल सी बात है, किसी भी तत्व का ब्लॉक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निर्धारित करते हो। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में जाता है उसे उसी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो ये नियम आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए? अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट में करने का तरीका होता है कि आप आगे अक्रिय गैस लगा देते हो। अक्रिय गैसें कौन कौन सी है बेटा? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन एंड रेडॉन। इन 6 तत्वों को बोलते हैं ना अक्रिय गैसें। तो अक्रिय गैसें जो होती हैं वो क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे मैंने क्या बताया आपको, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर तुमको लिखना है Na11 का, तो सोडियम के नजदीक की अक्रिय गैस कौन होती है? हीलियम के परमाणु क्रमांक होते हैं 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54 और रेडॉन 86। तो अगर तुमको सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो आप सोडियम के नजदीक की अक्रिय गैस ले लो, कौन लेगा? नियॉन। तो आप क्या करो, यहां ब्रैकेट में लिख दो नियॉन, तो नियॉन लिख देने से 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन का काम खत्म हो गया। और 10 कहां पूरे होते हैं? 1s2 2s2 2p6। तो इतना आपको अब लिखने की जरूरत नहीं, इतने की जगह मैंने क्या लिख दिया? नियॉन, और लास्ट में बचा 3s1, तो यहां लिख दो 3s। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट में करने का मेथड होता है जिसको बोलते हैं क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बताओ बात समझ भाई? तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में जाता है उसे उसी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो हमें पढ़ने हैं डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि क्वेश्चन था संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व बोला जाता है डी ब्लॉक के तत्वों को। तो वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में जाता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं। और संक्रमण तत्व उसे कहा जाता है जिसके डी कोश में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन हो, D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब मैं डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करूं, इसको मिटा दूं, समझ में आया? थोड़ा सा रूल हो गया ना, रिवाइज हो गया कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है इस रूल से, क्लियर हो गया? अब हम लोग डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति कहां है और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, उनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। ये रूल में मिटा देता हूं ना, चलो देखो। देखो बेटा, जब आप अपनी आवर्त सारणी को देखते हो, पेरियोडिक टेबल को देखते हो, तो आपको कुछ ऐसा नजर आता है। आवर्त सारणी में यहाँ पे किनारे पर, आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड में आपको 2 खड़े कॉलम नजर आते हैं ऐसे यहाँ पे, और बीच में ऐसे ये ऐसे नजर आता है आपको,
और किनारे यहाँ पे 6 खड़े कॉलम नजर आते हैं इस तरह से। ये प्रारूप है आवर्त सारणी का, और नीचे 2 पंक्तियां नजर आती हैं ऐसे। देखो कुछ इस तरह से हमारी आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी के लेफ्ट में जो 2 खड़े कॉलम हैं, इनमें रखे गए बेटा एस ब्लॉक के तत्व। कौन से तत्व हैं? एस ब्लॉक। आवर्त सारणी के मिडल में यहाँ रखा गया है डी ब्लॉक के तत्वों को। किनारे जो तत्व है यहाँ पे राइट साइड में, ये है पी ब्लॉक। कौन है ये? पी ब्लॉक। और नीचे ये जो ब्लॉक है ये कौन है बेटा? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के तत्व। तो आवर्त सारणी में तत्वों के 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ। अब हमारा क्वेश्चन था संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व। तो पहला पॉइंट यही है कि डी ब्लॉक के तत्वों को या संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी के बीच में, कहां पर? बीच में, एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखा गया है। तो पहला पॉइंट यही है संक्रमण तत्वों के लिए, डी ब्लॉक के तत्वों को या संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी के मध्य में 10 खड़े कॉलमों में, कितने कॉलमों में रखा गया है? 10 खड़े कॉलम है यहाँ बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खड़े कॉलमों में। तो डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में 10 खड़े कॉलमों में रखा गया है। तो इन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? डी कोश में जाएगा, इसीलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो अगर मैं अलग से यहाँ पे डी ब्लॉक बनाता हूँ तो देखो केवल डी ब्लॉक निकाल के अलग बना दूं तो क्या कैसे आएगा? देखो 10 खड़े कॉलम बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 लाइनों में बांटो, 1 2 3, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 4 खड़ी लाइनें, 4 36 पंक्तियों में इनको बांट देंगे। तो यहां से शुरू होता है बेटा स्कैंडियम से। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेंगे। फिर यार जरूरी नहीं मोहब्बतें तुम्हारी रुलाती रहें पंडित अगर कह दे। फिर ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इतना पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। फिर ये लीजिए हो गया डी ब्लॉक। ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो ये जितने भी तत्व मैंने लिखे हैं 40 तत्व, ये जो 40 तत्व लिखे गए हैं बेटा, इनमें से किसी का भी जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे? डी कोश में जाएगा, इसीलिए ये सारे कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। सबसे ऊपर स्कैंडियम से जिंक लिए बेटा 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों को, इनको बोलते हैं 3D श्रेणी। क्या बोलते हैं? 3D श्रेणी। ये Y39 होता है, Y39 से लेकर के CD48 तक के तत्वों को 4D श्रेणी। क्या बोलते हैं? 4D श्रेणी। उसके बाद लेंथेनम होता है 57, और 57 के बाद ये बेटा HF72 आ जाता है। बीच में लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है, पढ़ा था हमने। और ये Hg80 57 से लेकर Hg80 तक के तत्व आता है 5D श्रेणी। उसके बाद AC होता है 89, AC89 से Rn होता है 112, यह है 6D श्रेणी। तो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों की कितनी श्रेणियां हैं? 4। ये 3D, ये 3D श्रेणी, ये 4D, ये 5D और ये 6D। बात समझे? अब देखो बेटा थोड़ी सी बात, ये लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, उसके बाद HF72 आ जाता है 72, HF72। इसके बीच में लेंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 तत्व आते हैं, 14 तत्व, और उन 14 तत्वों को बोलते हैं लेंथेनॉइड। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। और लेंथेनॉइड होते हैं 4F श्रेणी के तत्व। कौन सी श्रेणी है? 4F। जिनको नीचे रखा गया है, ये यहां जो तत्व आएंगे वो लेंथेनम और हाफनियम के बीच वाले हैं, जिनको हम लेंथेनॉइड बोलते हैं, लेंथेनॉइड। अब आगे देखो, इसका 89 होता है, AC का होता है 89, और 89 के बाद ये होता है RF का 104। तो इनके बीच में भी कितने तत्व आते हैं? 14 तत्व आएंगे, जिनको बोलते हो एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड्स, या इनको बोलते हो 5F श्रेणी के तत्व, 5F श्रेणी के तत्व जो यहां नीचे रखे गए हैं।
यहाँ पे रखे गए हैं, है ना, क्योंकि इनको आवर्त सारणी में रख देने पे आवर्त सारणी की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए इनको नीचे रखा गया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो डी ब्लॉक के या संक्रमण तत्वों के लिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के मध्य में 10 खड़े कॉलमों में रखा गया है, 10 खड़े कॉलमों में रखा गया है। दूसरा पॉइंट, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में जाता है, इसीलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, स्थिति क्या है, कहां पे स्थिति, सबसे पहला पॉइंट स्थिति है कहां पे, आवर्त सारणी के मध्य में, आवर्त सारणी के मध्य में, आवर्त सारणी के मध्य में कितने कॉलम में, 10 खड़े कॉलमों में, 10 खड़े कॉलमों में, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात बताओ, दूसरी बात बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, इसीलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। उसके बाद इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, संक्रमण तत्व में यहां लिख देता हूं, संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहते हैं, उन तत्वों को कहते हैं जिनके डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो बताओ, जिनके डी उपकोष में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि संक्रमण तत्व आप उनको बोलते हो जिनके डी उपकोष में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन हो, उनको आप बोलते हो संक्रमण तत्व। बात समझ में आई। तो ये आपके संक्रमण तत्वों के बारे में ही पूछा गया था कि संक्रमण तत्व क्या है, तो सीधा बोलोगे आप कि वे तत्व जिनके डी उपकोष में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है, और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, समझे। और संक्रमण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिनके डी उपकोष में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन होता है उनके आयन रंगीन होते हैं, क्योंकि धूप में वो डी संक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जंप कर जाते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने पढ़ी ना। तो वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन धूप में से एनर्जी लेकर के एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में कूद जाएं, ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ऐसे तत्वों में जो है रंगीन आयन बनते हैं, और रंगीन आयन तब बनते हैं जब डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन भरा हो, यानी जब आपके Eg और T2G के बीच में एनर्जी का गैप हो और ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन या तो Eg से T2G में चला जाए या तो T2G से Eg में चला जाए, ट्रांजिशन जब इलेक्ट्रॉन का हो, तो इसीलिए इनको बोला जाता है संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। बात समझ में आई। अब थोड़ा सा मैं तुमको आइडिया देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। अब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखोगे बेटा, तो आप ये पाओगे कि इन सब में जितने भी ये 40 तत्व मैंने लिखे हैं, सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी उपकोष में जाएगा, इसीलिए ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये जो 3D श्रेणी है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये दो बातें तो समझ में आई आपको। आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया, इनको आवर्त सारणी के मिडल में रखा गया है, और दूसरी बात क्या है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, और इनको संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन धूप से एनर्जी लेकर के एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व बोला जाता है। समझ गए। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करता हूँ। 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं करूं तो 3D श्रेणी कौन है बेटा, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ये सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेंगे। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका आप क्या करोगे, सबसे आगे इनके निकट के अक्रिय गैस लगा दोगे। बताओ स्कैंडियम के निकट के अक्रिय गैस आर्गन 18, तो सबके आगे लगा देंगे बेटा आर्गन। ऑर्गन यहां पे ऑर्गन, सबके आगे क्या लग जाएगी ऑर्गन। ऑर्गन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 18। आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। बताओ आर्गन में 18 कहां तक पूरे हो जाएंगे, बताओ बेटा। 3p6 तक। कहां तक पूरे होंगे,
3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p तक 18 पूरे हो गए। बताओ 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 4s में, 3p के बाद 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4s, फिर 3d, ये सब 4s 3d 4s 3d 4s 3d 4s 3। अब देखो बेटा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, आर्गन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 18, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s में गए 20 हो गए, 18 2 20 और 21 नंबर इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, 3d 1 21। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन d में गया कि नहीं गया, d में गया, तो बताओ ये d ब्लॉक का तत्व है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया है तो 3d श्रेणी का तत्व है। कौन सी है श्रेणी 3d, यही है मतलब। अब अगले क्या करोगे, 18 2 20 और d में 10 की जगह है तो d2 हो जाएगा, तो ये 18 2 20 तो 22 हो गए। 23 वाले का करोगे 18 2 20 और 3 23, d में 10 तक तो आएगा, 5 ऑर्बिटल होता है d वाले में, 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब बताओ क्रोमियम, ये एक्सेप्शन है, याद है अच्छे तरह से याद रखना, क्रोमियम अपवाद है, होना चाहिए क्रोमियम का 18 2 20 और 4 24, लेकिन इसका असली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है s1d5। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि क्रोमियम अपने d उपकोष को आधा भरना चाहता है, d में 5 ऑर्बिटल है, अगर d में 5 इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो d वाला उपकोष आधा भर जाएगा, आधा भरा और पूरा भरा उपकोष ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए क्रोमियम अपना एक इलेक्ट्रॉन s वाला d में भेज देगा, तो s में 1 कर लेगा और d में कितने कर लेगा 5, s1d5 कर लेगा, तो ये क्रोमियम का असली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मैंगनीज करोगे बेटा तो 18 2 20 और 5 25, 26 का करोगे 18 2 20 6 26, 27 का करोगे 18 2 20 7 27, निकिल का करोगे 18 2 20 और d में 8 28, क्रोमियम का करोगे तो s2d9 होना चाहिए, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है, जानते हो s का एक इलेक्ट्रॉन d में भेजेगा और d में 10 करना चाहेगा, अपने d वाले उपकोष को पूरा भरना चाहेगा, तो ये क्या कर लेगा बेटा s1d10 और जिंक का करोगे तो 18 तो 20 और 10 30 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये है 3d श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप देख पा रहे हो, आपने इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यह पाया कि इन सब का अंतिम इलेक्ट्रॉन d वाले में जा रहा है, इसीलिए ये d ब्लॉक के तत्व हैं, और सब में 3d आ रहा है, तो ये सारे 3d श्रेणी के तत्व हैं, 3d श्रेणी के तत्व हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें सारी जानकारी दे देता है कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है और कौन सा तत्व जो है किस श्रेणी का है, और आवर्त सारणी में कौन से तत्व की स्थिति कहां है, सारी बातें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल जाती हैं। बात समझे, ये है मामला। तो संक्रमण तत्व, अब देखो जिनके d में d1 to d9 तक इलेक्ट्रॉन हो वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब बताओ जिंक में तो बेटा d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, कॉपर में तो तुमको 10 नजर आ रहे हैं, d में 10 नजर आ रहे हैं, तो ये बताओ क्या जिंक और कॉपर संक्रमण तत्व है, क्या जिंक और कॉपर संक्रमण तत्व है? नहीं है। जिनके डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। ध्यान रहे। अब ये बताओ कॉपर एटॉमिक फॉर्म में संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन ये बताओ मुझे, अगर मैं कॉपर पे 2 प्लस लगा दूंगा बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर से कम कर लोगे, एक कम करोगे 4s से, एक कम करोगे 3d से, तो कॉपर प्लस 2 में क्या हो जाएगा आर्गन, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3d9। अब बताओ ये भी संक्रमण तत्व की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा? तो कॉपर जब आयन बना देता है, जब कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल लेते हो, तो कॉपर भी संक्रमण तत्व की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए यहाँ पे भले ही तुमको डी में 10 नजर आ रहे हैं, लेकिन आयनिक फॉर्म में जब कॉपर आयन बनाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर त्यागेगा, तो कॉपर भी संक्रमण तत्व की तरह व्यवहार करेगा। ये संक्रमण तत्व है। लेकिन जिंक जो है ना तो एटॉमिक फॉर्म में और ना ही आयनिक फॉर्म में संक्रमण तत्व की तरह व्यवहार नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो जिंक के डी में 10 भरे हैं। जब जिंक आयन बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से त्याग के Zn+2 बनाता है, तो जिंक बनाता है Zn+2। अब बताओ जिंक से अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो 4s से निकालोगे, पहले 4s से निकालोगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से कम करोगे तब भी तो डी में 10 रहेगा। तो जो जिंक होता है बेटा, जो जिंक होता है वो आयनिक फॉर्म में भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसीलिए जिंक को संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता। तो ध्यान रखना कि ऐसे तत्व जिनके डी उपकोष में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं,
उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। जिंक संक्रमण तत्व नहीं। बात समझे? तो अपनी आयनिक अवस्था में भी जिंक 10 इलेक्ट्रॉन बचा के रखता है, इसीलिए जिंक को संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो संक्रमण तत्वों के साथ इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जिंक के गुण इन बाकी सबसे मिलते हैं, इसीलिए इन्हीं के साथ जिंक को भी निपटा दिया जाता है। यही लपेट देते हैं जिंक को भी कि इसके गुण जो है बाकी सब तत्वों के साथ मिल रहे हैं, इसीलिए जिंक को अलग से नहीं पढ़ा जाता, जिंक को भी सबके साथ में पढ़ लिया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो बताओ, अगर क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो सिंपली बताओगे कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी के मध्य में 10 खड़े कॉलमों में रखा गया है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, और वे तत्व जिनके डी उपकोष में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। वो 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपने देख लिया, समझे बात को? अब इनकी अब क्वेश्चन देखो एक और आता है, तो सिंपली इतना ही पूछा था, संक्रमण तत्व एक नंबर में पूछा जाएगा। तो संक्रमण तत्व सीधा बोल दोगे कि वे तत्व जिनके डी उपकोष में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक लिखो और फिर लिख देना जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, काम खत्म, इतना लिख देना है। लेकिन साथ में अगर ये भी पूछ ले संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए, तब आपको कई सारे पॉइंट्स और बढ़ाने पड़ेंगे। अब मैं विशेषता ही तो बता रहा हूं, केवल संक्रमण तत्व पूछेगा तो इतना ही लिख दोगे। पॉइंट नंबर 3, वे तत्व जिनके डी उपकोष में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं, काम खत्म। लेकिन अगर संक्रमण तत्वों की विशेषताएं पूछी जाए तब आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि इनको आवर्त सारणी के मध्य में 10 खड़े कॉलमों में रखा गया है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, और जिनके डी में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और गुण आप जानते हो, पढ़े थे हमने, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। देखो, आप जानते हो कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं? रंगीन आयन निर्माण। क्या करते हैं? रंगीन आयन का निर्माण, रंगीन आयनों का निर्माण। ये संक्रमण तत्वों की विशेषता है बेटा। डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं, रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। अगली विशेषता क्या होती है कि डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मिश्र धातुओं का निर्माण, मिश्र धातुओं का निर्माण। अगली विशेषता भी जानते हो, डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। अगली विशेषता है कि ये बनाते हैं बेटा उप सह संयोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं, उप सह संयोजन यौगिकों का निर्माण, उप सह संयोजन यौगिकों का निर्माण। अगली विशेषता है कि ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है। अगली विशेषता है कि ये जो होते हैं ये आपका चुंबकीय गुण इनमें होते हैं, या तो अनुचुंबकीय आयन बनाते हैं या प्रतिचुंबकीय आयन बनाते हैं, या तो अनुचुंबकीय आयन बनाते हैं या प्रतिचुंबकीय आयन बनाते हैं। तो ये विशेषताएं हैं संक्रमण तत्वों की। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए पेपर में संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखे आने हैं। केवल इतना पूछ ले कि संक्रमण तत्व क्या है, जैसे कि यहाँ पूछा गया है, तो केवल पॉइंट नंबर 3 लिखो, आगे बढ़ो। एक नंबर में कि डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके डी उपकोष में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। जैसे स्कैंडियम से कॉपर, जिंक संक्रमण नहीं है, स्कैंडियम से कॉपर तक के तत्वों का नाम लिखो, आगे बढ़ो। समझ गए? चलो, लेकिन विशेषता पूछते हैं तो सारे पॉइंट्स आप लिख के आओगे, और इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में बात कर भी चुके हैं। एक और बढ़ा सकते हो कि जो संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व होते हैं क्या करते हैं बेटा, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। बात समझे? तो ये है डी ब्लॉक के तत्वों के गुण या संक्रमण तत्वों के गुण। अब एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। बाकी मैं अगर बताऊं, ये यहाँ पे देखो रंगीन आयन का निर्माण कैसे होता है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पढ़ रखा है कि जब आप क्या करते हो, डी ब्लॉक के तत्व आयन बनाते हैं या संकर यौगिक बनाते हैं, तो इनमें दो प्रकार के डी ऑर्बिटल होते हैं, Eg और एक T2। तो अष्टफलकीय संकर यौगिकों में क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है जब 6 लिगेंड मेटल को लोन पेयर देने आते हैं।
तो मेटल के Eg वाले ऑर्बिटल मेटल के लिगेंड के रास्ते पड़ जाते हैं। Eg वालों पे ज्यादा प्रतिकर्षण लिगेंड लगाता है, Eg की ऊर्जा ज्यादा T2G की कम हो जाती है और इसी को बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और फिर आप जब उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हो, अगर ऊपर जगह खाली होती है, Eg में ऑर्बिटल खाली होता है, तो T2G वाले इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा लेकर Eg में कूद जाते हैं, इसी को बोलते हैं dd संक्रमण। और जब dd संक्रमण होता है तब ये रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। मिश्र धातु बड़े अच्छे से जानते हो तुम, जब दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को गलाकर एक में मिला देते हैं और समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है, तो ऐसी धातुएं कहलाती हैं मिश्र धातुएं। और डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन सी मिश्र धातुएं थोड़ा सा बताओ तो इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं। कांसा, बताओ बेटा कांसा किससे बनता है? कॉपर और टिन, कॉपर और टिन। जल्दी बोलो, पीतल किससे बनता है? कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। और बताओ टांका बोलो, टांका बोलो। कॉपर और लेड, कॉपर और लेड बनता है कि नहीं बनता है? कॉपर और लेड। जल्दी बताओ गन मेटल बोलो, गन मेटल है, जर्मन सिल्वर है, स्टेनलेस स्टील है और भी मिश्र धातु है ना। तो मिश्र धातु का मतलब है बेटा कि जब दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को उनके गलनांक तक गलाकर एक में मिला देते हैं तो एक समांगी मिश्रण बनता है धातुओं का, उसी को बोला जाता है मिश्र धातु। क्या बोला जाता है? मिश्र धातु। बात समझे? तो इंपॉर्टेंट मिश्र धातु होते हैं। अंतराकाशी यौगिक बताया था आपको कि डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक क्या होता है? जैसे आपको पता है डी ब्लॉक के तत्वों का जो क्रिस्टल जालक है, जैसे मान लो ये आयरन है बेटा, ये मान लीजिए आयरन है, आयरन। तो आपको बताया गया था कि आयरन में आयरन के परमाणु होंगे और आप अच्छी तरह से जानते हो परमाणु गोलाकार होता है और गोल गोल कण अगर चाहे जितना पास एक दूसरे के आ जाए, बीच में थोड़ी बहुत जगह बची रहेगी। जैसे मैंने एग्जांपल तुमको दिया था, जैसे मैं अभी तुमको क्रिकेट की 4-5 बॉल दे दूं, क्रिकेट की गोल गोल बॉल दे दूं, उनको तुम चाहे जितना सटा दो एक में, उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह बची रहेगी, जो दिखाई तो नहीं देगी लेकिन बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी। वही चीज है डी ब्लॉक के तत्वों में। तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो क्रिस्टल जालक होता है, जैसे मान लीजिए मैं तुमको लोहा दे दूं, लोहा, तो लोहा वैसे तो बड़ा मजबूत होता है, लेकिन लोहे में जो लोहे के परमाणु है इस तरह से लगे रहेंगे, गोल गोल होते हैं ना परमाणु, बहुत छोटे होते हैं, तो उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह बची रहेगी। वो जगह इतनी कम होगी कि तुम आंख से नहीं देख सकोगे। अभी तुमको लोहे का सरिया दे दूं मैं, कि उस सरिया में तुमको जगह जगह गैप दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे बात हम लोग कर रहे हैं। तो किसी भी डी ब्लॉक के तत्वों का जो क्रिस्टल जालक होता है, उसमें जो रिक्त स्थान थोड़े थोड़े मौजूद होते हैं और इन्हीं स्थान को बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। ये जो जगह मौजूद है डी ब्लॉक के जालक में, ये कहलाता है अंतराकाशी स्थान, अंतराकाशी स्थान या रिक्तिका। अब ये बताओ, अगर किसी जुगाड़ से हम ये जो खाली जगह इनके क्रिस्टल जालक में बच रही है, इसको भी भर दें और ज्यादा मजबूती आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? या तो लोहा वैसे इतना ज्यादा मजबूत, लेकिन अगर लोहे के अंदर कुछ ऐसा पाउडर मिला दिया जाए जो लोहे के क्रिस्टल जालक में मौजूद अंतराकाशी स्थान को भर दे, तो लोहे में और ज्यादा मजबूती आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो जब डी ब्लॉक के तत्वों का जो क्रिस्टल जालक होता है, उस क्रिस्टल जालक में हम छोटे आकार के परमाणुओं का प्रवेश करा देते हैं। छोटे आकार के परमाणु कौन है? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सब का अगर प्रवेश करा दिया जाए तो ये भी जगह भर जाती है जो थोड़ी बहुत जगह खाली थी, और इनमें और ज्यादा मजबूती आ जाती है और बनते हैं अंतराकाशी यौगिक। यानी जब डी ब्लॉक के तत्वों के क्रिस्टल जालक में छोटे आकार के परमाणुओं का प्रवेश करा दिया जाता है, तो जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको अंतराकाशी यौगिक कहा जाता है। और अंतराकाशी यौगिक का फेमस एग्जांपल है टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड, TiC, टाइटेनियम कार्बाइड। टाइटेनियम कार्बाइड एक अंतराकाशी यौगिक का उदाहरण होता है, समझ गए? और ये तो पूरा चैप्टर ही है उपसह संयोजन यौगिकों का निर्माण। तो आप जानते हो डी ब्लॉक के तत्व केंद्रीय धातु परमाणु का कार्य करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों के पास उचित ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दाता परमाणुओं से, यानी लिगेंड से लोन पेयर लेकर के अपने परमाणु क्रमांक को अक्रिय गैस के बराबर करने का प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं? अंतराकाशी यौगिकों का, उपसह संयोजन यौगिकों का या संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगला पूरा चैप्टर ही वही है हमारा। उत्प्रेरकीय गुण आप जानते हो, डी ब्लॉक के तत्व अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकिल पैलेडियम उत्प्रेरक के बारे में, तो निकिल पैलेडियम बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जो उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। जैसे आयरन हैबर प्रक्रम में उत्प्रेरक का काम करता है, जिसमें अमोनिया बनती है।
इसी तरह से संपर्क विधि के द्वारा जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, वैनेडियम का ऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। तो डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं। उत्प्रेरक के बारे में बात कर चुके हो, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। जो बढ़ा दे वो धनात्मक उत्प्रेरक, जो घटा दे वो ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो हम जनरली उत्प्रेरक के विषय में जब बात करते हैं तो धनात्मक उत्प्रेरक के रूप के बारे में बात की जाती है। जो वेग को बढ़ा दे, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को तेजी से करवा देता है, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? कैसे करवा देता है? ये रासायनिक बल गति की बात कर चुके हो। अभिक्रिया के लिए आवश्यक संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। बताया था ना कि उत्प्रेरक का प्रयोग कर देने पर संक्रियण ऊर्जा वाला पहाड़ छोटा हो जाता है, अभिक्रिया को एक वैकल्पिक पथ मिल जाता है, अल्टरनेट पाथ, जिससे कि ज्यादा अभिकारक उत्पाद में बदलने लगते हैं और अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग तेज हो जाता है। उत्प्रेरक की क्रिया विधि के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक, चुंबकीय गुण जानते हो, जिनके डी कोश में D12 D9 तक इलेक्ट्रॉन होगा या आयुर्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिनके डी कोश में आयुर्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो अनुचुंबकीय होंगे, और जिनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा रहेगा वो प्रतिचुंबकीय होंगे। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था यानी डी ब्लॉक के तत्व एक से ज्यादा तरीके से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जैसे हमने पढ़ा था स्कैंडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग के आर्गन में बदल जाना चाहता है, तो इसकी होती है +3। कितनी होती है? +3। टाइटेनियम 4 इलेक्ट्रॉन त्याग के आर्गन बन जाता है, इसकी होती है +4। वैनेडियम आप जानते हो 3-2 5 इलेक्ट्रॉन त्याग कर बदलता है, तो +5। क्रोमियम की आपकी बताया था या तो +1 होती है या तो +3 होती है, या तो +1 या तो +3 या तो +6 होती है। 3 तरह की दिखाता है। तो जो तत्व एक से ज्यादा तरीके से ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं उनको बोलते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो जैसे क्रोमियम परिवर्ती दिखाता है, मैंगनीज पे आओ, मैंगनीज दिखाता है बेटा +2 +4 +7 +2 +4 +7। 3 तरह की ऑक्सीकरण अवस्था मैंगनीज दिखाता है। आयरन 2 तरह की दिखाता है, जानते हो, +2 और +3। या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है या तो 3 त्यागता है। ज्यादा स्टेबल 3 वाली होती है, जब आयरन 3 त्याग देगा, 2 s से त्यागेगा डी से, तो डी में 5 कर लेगा, और D5 ज्यादा स्टेबल अर्धभरित, D5 D10 ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो बताओ आयरन की कौन सी ज्यादा स्टेबल? +3 2 यहां से त्यागा, 1 डी से त्यागा, ये। तो कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बताओ? कोबाल्ट की भी आप जानते हो, एक होती है +4, एक होती है आपकी +3 +4 और +3 2 फेमस कोबाल्ट की होती है। निकिल की आप जानते हो +2 होती है, निकिल की +2, और कॉपर की 2 तरह की होती है, +1 और +2, और जिंक की ऑलवेज +2 होती है। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। ऑक्सीकरण अवस्था बताया गया था आपको कि कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर या लेकर के अपने आप को स्टेबल करता है, वो ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। और ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले हैं, क्योंकि ये धातुएं होती है। डी ब्लॉक के सारे तत्व क्या होती है? धातुएं होती है। तो अगर डी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आने वाला। और उसके बाद डी ब्लॉक के तत्वों के 2 आपके महत्वपूर्ण यौगिक हैं, उनके बारे में हमने अलग से बात करी रखी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, उनको बनाने की विधि और उनके ऑक्सीकारक गुण। आगे कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो हम बात कर लेंगे उसकी। तो बताओ डी ब्लॉक बढ़िया से क्लियर हो गया? ये सारे डी ब्लॉक के तत्वों के गुण हैं, डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति और डी ब्लॉक के तत्वों का 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलो तो हो गया हो। तो अगले वाले की बात करते हैं। तो इसी समय डी ब्लॉक का ही तीसरा क्वेश्चन है, क्रोमियम की प्रथम आयरन एंथैल्पी जिंक से कम क्यों है? इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले पे आते हैं, ऑक्सा संयोजन यौगिक पे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है क्रोमियम की प्रथम आयरन एंथैल्पी जिंक से कम क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको मिटा दो, समझ में आ गया? चलो तो देखते हैं इसको। देखो क्वेश्चन है क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से कम क्यों है? तो देखो बेटा, आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? देखो आयनन एंथैल्पी को एक और नाम से जानते हो आप, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। देखो आयनन का मतलब होता है आयन में बदल देना, और आयन में कोई भी चीज कब बदलती है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाए, इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर हो तभी आयन बनेगा। और आयन 2 तरह का होता है, एक प्लस एक माइनस, धनायन और ऋणायन। देखो आयनन एंथैल्पी का सिंपल मतलब होता है बेटा, किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाले कोश से, किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाले कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा आप परमाणु को देते हो उसे आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहा जाता है।
बात समझे? तो हमसे पूछा गया है क्रोमियम और जिंक में क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी कम क्यों है और जिंक की ज्यादा क्यों है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से। मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा क्रोमियम 24, क्रोमियम 24 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या आएगा बेटा? आर्गन, आर्गन 4s1 3d5। जिंक का करोगे तो जिंक 30, जिंक 30 क्या आएगा बेटा? आर्गन, आर्गन 4s2 3d। अब आपसे पूछा है कि क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से कम क्यों है, यानी क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान क्यों है, आसान क्यों है, और जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन क्यों है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अच्छे तरह से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये है क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से कम क्यों है। देखो ऑर्बिटल बनाओगे अगर बेटा तो कैसे बनेगा? क्रोमियम 24 यहाँ पे बनाया मैंने आर्गन, उसके बाद s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक, ये 4s, और उसके बाद d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। ये है आपका कौन? 3d, d में 5, 1 2 3 4 5, s में 1। और जिंक की बात करोगे बेटा तो जिंक 30 है, आर्गन, आर्गन, और यहाँ पे 4s में 2 और d में कितने? 10, d में 10, 1 2 3 4 5, 3d, 2 4 6 8 10। यही तो मामला है। क्वेश्चन है क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से कम क्यों है, यानी क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान क्यों है और जिंक से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना कठिन क्यों है। और हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो गया है गलत, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है हमको ये। क्यों क्यों इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से अधिक क्यों है। ये क्वेश्चन आपने उसमें मिसप्रिंट हो गया है, कंफर्म करेंगे बाद में। अधिक क्यों? क्योंकि कम का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। क्यों? देखो बेटा आप जानते हो आपका जब भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहे तो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी हो जाता है। और अगर यहाँ पे बात करोगे ना इन दोनों में, आपसे पूछा गया है किसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, तो आपको अच्छी तरह से पता है जिंक से निकल जाएगा। देखने क्यों क्यों निकल जाएगा जिंक से? आपको पता है इलेक्ट्रॉन पहले निकाला जाएगा बेटा 4s से, तब 3d का नंबर लगता है ना। अब बताओ क्रोमियम के 4s में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, क्रोमियम के 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और जिंक के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ जब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? ये इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा दूर एक दूसरे से, क्योंकि क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन 4s में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिंक के 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही से निकालना है ना अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये 4s का जो इलेक्ट्रॉन है जिंक वाला, ये पहले से ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित हो रहा है, तो थोड़ी सी ऊर्जा दोगे तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। कम ऊर्जा देने पे बाहर निकल जाएगा तो इसकी आयनन एंथैल्पी कम होगी। जबकि क्रोमियम के 4s में एक है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित नहीं हो रहा क्योंकि s में दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए इसको निकालने के लिए तुमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और एक बात और है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन को जब नाभिक कस के पकड़ के रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नाभिक आकर्षण बल तो लगाएगा, अरे ऐसे तो होता है मामला, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये 4s है और क्रोमियम के s में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। और जिंक के कितना है? जिंक में कितना है बेटा? जिंक में आपके कितने? 30 प्रोटॉन होते हैं। जिंक में 30 प्रोटॉन, क्रोमियम में कितने प्रोटॉन? 24 प्रोटॉन, है ना। इस तरह से आप देखोगे तो क्रोमियम के s में एक इलेक्ट्रॉन और जिंक के s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके जिंक में 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनमें होगा रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे और कम ऊर्जा देने पर ही जिंक का 4s वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। और जबकि क्रोमियम के s में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको बाहर निकालने के लिए तुमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। बात समझ आई? तो ये ज्यादा ऊर्जा तुम दोगे। और एक बात ये भी कह सकते हो तुम, अब आप कहोगे यहाँ 24 है, यहाँ 30 प्रोटॉन है, तो ज्यादा प्रोटॉन है तो ज्यादा कस के पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना वो शील्डिंग इफेक्ट भी तो काम करता है। शील्डिंग इफेक्ट काम करता है कि नहीं करता? यानी डी जब जैसे जैसे तुम यहाँ से जिंक की ओर बढ़ोगे 3d में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने लगेंगे और डी में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने लगेंगे तो क्या होगा? नाभिक की सारी पावर तो डी के इलेक्ट्रॉन को खींचने में खर्च हो जाएगी, तो s वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ढीला हो जाएगा, ढीला, और इसीलिए थोड़ी सी ऊर्जा देने पे क्या हो जाएगा?
बाहर निकल जाएगा। तो जिंक का इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा, क्रोमियम का जल्दी बाहर नहीं निकलेगा। तो जिंक की प्रथम आयनन एंथैल्पी कम होगी, क्रोमियम की ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप समझा दोगे। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंक की क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन था कम क्यों है, जबकि होना चाहिए अधिक क्यों है। अधिक क्यों है, तो अधिक क्यों है समझ में आया। इसलिए अधिक है क्योंकि क्रोमियम के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिंक के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। और जिंक और क्रोमियम के साइज में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आप जानते हो इसमें जब बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज जो है अनियमित रूप से बढ़ने लगता है, लास्ट में श्रेणी में जाने पे आकार बड़ा हो जाता है। तो जिंक का आकार बड़ा होता है थोड़ा सा, क्योंकि जिंक के 3d में 10 हो जाएंगे। जब यहाँ पे d में 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो नाभिक का आकर्षण d वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो जाएगा। d वाले इलेक्ट्रॉन 4s वाले इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित करने लगेंगे, जिससे कि 4s पे नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा और 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना जिंक के केस में आसान हो जाएगा, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रतिकर्षण हो जाएगा। और क्रोमियम के s में 1 इलेक्ट्रॉन है। जान पाए। तो ये मतलब होता है कि क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से ज्यादा होती है, क्योंकि क्रोमियम के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जिंक के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिंक के 4s का अंतिम इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होता है, इसलिए जिंक को थोड़ी ही ऊर्जा देने पर वो अपना 4s का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। अतः जिंक की प्रथम आयनन एंथैल्पी क्रोमियम से कम होती है, क्रोमियम की ज्यादा होती है, जिंक की कम होती है। जान गए। तो ये था क्वेश्चन। चलो तो अगला क्वेश्चन है उपसह संयोजन संख्या। ये एक जरूर आता है आपको, या तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेंगे उपसह संयोजन संख्या क्या होती है इसके बारे में बताओ, या तुमको कोई एक संकर यौगिक दे देंगे और आपसे कहेंगे इसकी उपसह संयोजन संख्या बताइए जरा, इसकी उपसह संयोजन संख्या निकाल के बताओ, इस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या कितनी है। ये चीज आपसे पूछी जाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिठा दो इसको, बिठा दो। देखो उपसह संयोजन संख्या बड़ा सिंपल है। देखो उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, आप जानते हो उपसह संयोजन यौगिक में एक होता है मेटल और एक होता है लिगेंड, और लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल को देता है। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन मेटल लिगेंड से लेता है और दोनों में बॉन्ड बन जाता है, और इन्हीं बॉन्ड्स के बनने की वजह से बनते हैं उपसह संयोजन यौगिक या संकर यौगिक। तो उपसह संयोजन संख्या क्या होती है बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास आयरन है, आयरन एक केंद्रीय धातु परमाणु है। अब पता चला कि आयरन ने क्या किया, आयरन ने 6 अमोनिया अपने में जोड़ लिए, आयरन ने 6 अमोनिया अपने में जोड़ लिए और एक संकर यौगिक बनाया FeNH3 6 2+ हेक्साएमीन आयरन सेकंड आयन, हेक्साएमीन आयरन सेकंड आयन। क्यों जोड़ लिया, बहुत सारी थ्योरीज में आपने पढ़ा है EAN रूल। जैसे आप जानते हो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, आयरन में 2+ लगा दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 24, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे आर्गन, और डी में कितने बचे बेटा 6। तो आर्गन 6, अब यहाँ पे आयरन +2 में कितने इलेक्ट्रॉन, आयरन +2 में कितने इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन। और तुम अच्छी तरह जानते हो 36 तक ये जाना चाहता है, क्रिप्टॉन में बदलना चाहता है अपने आप को, तो 12 इलेक्ट्रॉन की कमी है 24 में, अगर मैं 12 जोड़ दूं तो 36 तक चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो ये क्या करता है 6 जोड़ी लोन पेयर ले लेता है, 6 जोड़ी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लिगेंड होता है। तो आपको बताया था लिगेंड कई तरह का होता है, एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, इस तरह से उभयदंती है ना। तो एमीन कैसा लिगेंड है, एक दंती। एमीन कैसा लिगेंड है, तो एमीन जो है NH3 ये एक जोड़ी लोन पेयर देता है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी लोन पेयर होता है, तो एक एमीन आयरन को एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 एमीन, 6 जोड़ी ले लेंगे। तो आयरन +2 क्या करेगा, अपने साथ 6 एमीन जोड़ लेगा। तो कोई उपसह संयोजन संख्या का मतलब होता है किसी भी संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु कितने जोड़ी लोन पेयर ले रहा है। बताओ 6 अमोनिया आयरन को कितने जोड़ी लोन पेयर लेंगे, 6 जोड़ी। तो 1 2 3 4 5 6 अमोनिया आएंगे और अपना 6 जोड़ी इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देंगे। तो किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या या बनाए गए उपसह संयोजन आबंधों की संख्या उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। सिंपल शब्दों में उपसह संयोजन संख्या का मतलब है कि उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु कितने जोड़ी लोन पेयर ले रहा है, वही कहलाती है उपसह संयोजन संख्या। कभी भी लिगेंड गिन के नहीं देखी जाती, ऐसे ना देख लियो कि 6 अमोनिया है तो आयरन की उपसह संयोजन संख्या 6 है ना। अभी कोई द्विदंती लिगेंड आ जाएगा तो फंस जाओगे वहां पे।
तो उप सहसंयोजन संख्या आपका क्या होती है, कितने उप सहसंयोजक आबंध केंद्रीय धातु परमाणु बना रहा है, या कितने जोड़ी लोन पेयर वो लिगेंड से ले रहा है, वो कहलाती है उप सहसंयोजन संख्या। और इसके लिए तुमको एक दंती और द्विदंती लिगेंड पता होने चाहिए। एक दंती तो तुम जानते हो एमीन है, एक्वा लिगेंड है, एक्वा है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, F माइनस है, OH माइनस है, Cl माइनस है, Nc माइनस है, SCN माइनस है, NCS माइनस है, NO3 माइनस है, ONO माइनस है, ठीक है, ONO माइनस है, NO2 माइनस है। ये सारे एक दंती लिगेंड के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है ये सारे? एक दंती लिगेंड है ना। CO है कार्बोनिल लिगेंड जिसको बोला जाता है। ये सारे बेटा एक दंती लिगेंड होते हैं। एक दंती लिगेंड जो एक जोड़ी लोन पेयर देने वाले होते हैं। और द्विदंती कौन कौन से? द्विदंती SO42 माइनस सल्फेटो, ये C2O42 माइनस ऑक्जेनेटो, CO32 माइनस कार्बोनेटो और है कार्बोनेटो। तो ये आपके द्विदंती होते हैं। ये होता है द्विदंती NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और ये NH2। इसको बोला था हमने एथिलीन डाइअमीन, दो जोड़ी लोन पेयर देता है, द्विदंती लिगेंड है। तो ये आपके दो दंती लिगेंड है और ये सारे कैसे लिगेंड होते हैं? एक दंती लिगेंड। अब बताओ इसमें अगर मैं उप सहसंयोजन संख्या पूछता हूं तो बता दोगे ना? CrC2O4 होल थ्राइस, CrC2O4 होल थ्राइस। और यहाँ पे जो है मैंने आगे जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया है? ये जोड़ दिया मैंने 4 माइनस। बोलो क्या आएगा? 6 आएगी ना। अब बताओ ऑक्जेलेटो कौन सा लिगेंड है? द्विदंती। एक ऑक्जेलेटो दो जोड़ी लोन पेयर देगा, तो 3 ऑक्जेलेटो क्रोमियम को कितना लोन पेयर देंगे? 6 जोड़ी। तो यहाँ पे उप सहसंयोजन संख्या क्रोमियम की कितनी आएगी? 6। तो लिगेंड देख के उप सहसंयोजन संख्या नहीं बतानी, कितने जोड़ी लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु ले रहा है वो कहलाती है उप सहसंयोजन संख्या। जैसे एक में और बताओ, इसमें बताओ आप कोबाल्ट की उप सहसंयोजन संख्या बताओगे। NH3 दो बार, उसके बाद H2O 4 बार, H2O 4 बार, ऊपर 3 प्लस। बताओ 6। बताओ 4 एक्वा लिगेंड और 2 एमीन लिगेंड। एक्वा भी एक दंती, तो ये 4 एक्वा 4 जोड़ी लोन पेयर दे देंगे और 2 एमीन 2 जोड़ी लोन पेयर दे देंगे। तो टोटल कोबाल्ट को कितने जोड़ी लोन पेयर मिले? 6 जोड़ी। तो जितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु लेता है वही उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो इसमें कोबाल्ट की कितनी हो जाएगी बेटा? 6 हो जाएगी। तो उप सहसंयोजन संख्या क्लियर हुई। तो केंद्रीय धातु परमाणु में या किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा बनाए जाने वाले उप सहसंयोजन आबंधों की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। या किसी उप सहसंयोजन यौगिक में लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों या लोन पेयर्स की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी लिगेंड कितने जोड़ी लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहा है वही उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। बताओ बात समझ में आई? यही होती है उप सहसंयोजन संख्या। तो तीनों क्लियर हो गए बढ़िया से, तीनों क्वेश्चन। चलो नोट करो फिर आगे की बात।